हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा 16वां चैप्टर चल रहा है, जैविक एवं अजैविक संसाधन। कल हमने मछलियों के उत्पादन के बारे में बताया था। मछलियाँ किन दशाओं में कहाँ कहाँ कितनी कितनी पकड़ी जाती हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे बच्चों, भारत की मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र, भारत में कहाँ कहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज बच्चों। तो देखिए, मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। सबसे पहला है समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र बच्चों कौन सा होता है? जो हमारे भारत के समुद्र के किनारे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो किनारा वाला भाग है, वह क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो देखिए, यह क्षेत्र समुद्र तटीय रेखा से 100 किलोमीटर दूर तक खुले समुद्रों की सीमा तक सीमित है। यानी हमारे स्थल भाग से और 100 किलोमीटर अंदर तक खुले समुद्रों की सीमा हमारे देश की सीमा होती है। इसमें भी अधिक मछलियाँ 40 किलोमीटर तक ही पकड़ी जाती हैं। 40 किलोमीटर तक ही पकड़ते हैं ज़्यादातर मछलियों को। यहाँ पर मुख्यतः शार्क, मैकरेल, एकांकी, ओल, सारडाइन, पाम्फ्रेट, कैटफिश, टूना, ईल, हेरिंग, झींगा, परंत, मोलेट, बॉम्बे एक मछलियाँ आदि पकड़ी जाती हैं। ये जितनी भी प्रकार की मछलियाँ इसमें दी हुई हैं बच्चों, ये 40 किलोमीटर के दायरे में है, पकड़ी जाती हैं। दूसरा है नदी मुख मत्स्य क्षेत्र। नदी मुख कौन सा होता है? जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है, वह एरिया, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहानों पर 6 से 9 माह तक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इनके मुहानों पर यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियों में पर्च, अप, कार्क, कटला, कैटफिश, राहू, हिल्ला, पाम्फ्रेट, पर्ल स्पॉट आदि ये मुख्य मछलियों की किस्में हैं। तीसरा है क्षेत्र मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। जो मीठे जल के होते हैं, तो देखिए, भारत में मीठे जल की मछलियाँ नदियों, सिंचाई बांधों, तालाबों, झीलों, नहरों, नालों और पोखरों में पकड़ी जाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा और कावेरी नदियाँ इनकी सहायक नदियों में मुख्यतः मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये प्रमुख मत्स्य केंद्र है हमारे भारत के, जिनके नाम दिए हुए हैं। तो देख सकते हैं हम, ये गुजरात का पोरबंदर है, सूरत है, इसके बाद में मुंबई है, रत्नागिरी, देवगढ़, कारवाड़। ये जो मुख्य बता रहा हूँ मैं, कोझिकोड, तेलचेरी, कोचीन, अलप्पी, तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरन, नेगापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, नेल्लोर, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, कालिंगपट्टनम, वेम्बलीपट्टनम, गोपालगंजम, कटक और पुरी। तो ये बच्चों कुछ हमारे भारत के प्रमुख मत्स्य केंद्र हैं जहाँ पर मछली बहुतायत में पकड़ी जाती है। ये सभी जो है ये समुद्र के किनारे वाले हिस्से हैं, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है। इधर अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी। इसके बाद देखिए बच्चों, चौथा जो क्षेत्र आता है मोती मत्स्य क्षेत्र। मोती मत्स्य क्षेत्र भारतीय समुद्री क्षेत्रों में कच्छ की खाड़ी,
सौराष्ट्र तट, मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में। कुमारी अंतरी पर पाम्बन द्वीप में आयस्टार मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कौन सी? आयस्टार। इन मछलियों से बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। इन मछलियों को एक विशेष प्रकार के रसायन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात इनके शरीर में मोती बन जाता है। जापानी विशेषज्ञों की सहायता से कच्छ व सौराष्ट्र तट पर ऑयस्टर कल्चर का विकास कर व्यावसायिक मोती फार्मिंग का विस्तार करने की योजना है। यानी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऑयस्टर नाम की मछली से मोती प्राप्त किया जाता है। अब आता है अगला क्षेत्र, शंख मत्स्य क्षेत्र। देखिए बच्चों, भारतीय समुद्र तटों के दलदली और तथा बलुई क्षेत्रों में 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न आकार प्रकार की शंख मछलियाँ मिलती हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात के सौराष्ट्र में पश्चिमी तट पर अक्टूबर से मई तक शंख मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इनके आवरण का उपयोग पूजा आरती के समय मंदिरों में बजाए जाने वाले शंखों व अन्य सजावटी सामग्री में किया जाता है। तो बच्चों, ये 5 क्षेत्र थे हमारे भारत के जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि भारत के कोई 2 मत्स्य क्षेत्रों के नाम बताइए, मत्स्य प्राप्ति वाले क्षेत्रों के नाम बताइए। अब आता है बच्चों विकास के प्रयास। जो मत्स्य व्यवसाय है उसके विकास के क्या प्रयास है? सबसे पहला प्रयास देखिए, मछलियां पकड़ने और उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के मत्स्य क्षेत्र पोताश्रय बनाए गए हैं। मत्स्य क्षेत्र पोताश्रय, जहाँ पर ओनली मछली पकड़ने का कार्य होता है। पोताश्रय का मतलब होता है पानी के जहाज़ों को ठहराने का स्थान। दूसरा, भारत में मत्स्य उद्योग के विकास के लिए अपनाए गए उपाय, मछली पकड़ने के लिए आधुनिक बड़ी नौकाओं को काम में लिया जा रहा है। नई नौकाओं को काम में लिया जा रहा है। तीसरा, पकड़ी हुई मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए शीत भंडार, कोल्ड स्टोर तथा परिष्करण, शुद्ध और सुखाने की इकाइयाँ यहाँ स्थापित की गई हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख रेल मार्गों पर द्रुतगामी तीव्र चलने वाली मालगाड़ियों में शीत भंडार युक्त डिब्बे लगाए गए हैं, जो मछलियों को लाने ले जाने का काम करते हैं। तेज गति से चलने वाली मालगाड़ियाँ। 5वां पॉइंट है, मछुआरों को मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए, वर्तमान के नए नए तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिए कोजन, तुतुकुंडी तमिलनाडु, सतपारी महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और वेरावल गुजरात में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। 6वां पॉइंट, मछलियों के नए उत्पादों की खोज के लिए भारत सरकार ने मुंबई, बैरकपुर, कोलकाता, मंडपम तमिलनाडु में अनुसंधानशालाएं स्थापित की हैं, जो मछलियों पर खोज करती रहती हैं। 7वां पॉइंट है, ट्रालरों की सहायता से गहरे समुद्रों में नए मत्स्य क्षेत्रों का पता लगाकर मछलियां पकड़ी जाती हैं। ट्रालर एक यंत्र होता है, उसकी सहायता से गहरे समुद्रों में भी हम मत्स्य क्षेत्रों की खोज कर सकते हैं। इसके बाद 8वां विकास का प्रयास है कि मछुआरों की दशा सुधारने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात व पंजाब में सहकारी समितियां स्थापित करके मछलियों का विक्रय और अनुदान की व्यवस्था की जाती है। अब आता है बच्चों मत्स्य बंदरगाह। मत्स्य बंदरगाह कहने का मतलब जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ऐसे बंदरगाह। बंदरगाह समुद्री तट का वह किनारा जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज ठहरते हैं और जहाँ पर
माल उतारा जाता है और लादा जाता है वह क्षेत्र बंदरगाह कहलाता है, वह स्थान। तो बहुत सारे हमारे भारत के बंदरगाहें देखिए। भारत सरकार ने मत्स्य विकास के लिए, मछली के विकास के लिए समुद्र तटों पर मत्स्य बंदरगाह व पोताश्रय स्थापित किए हैं। यहाँ मछलियाँ पकड़ने, छांटने, संग्रह हेतु शीत भंडार, निर्यात करने, बेचने, मौसम व तूफानों की सूचना देने तथा मत्स्य यानी मछली व्यवसाय में काम आने वाली नावों एवं जहाज़ों को सुरक्षित आश्रय देने का कार्य किया जाता है। पूर्वी तट पर कोलकाता है, कटक यानी उड़ीसा, पुरी, गोपालपुर, गंजम, कलिंगपट्टनम, विमलीपट्टनम जो अभी बताया था मैप में, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, चेन्नई, पांडिचेरी, नागपट्टनम, तूतीकोरन, कोस ये गलत लिख रहा है, तूतीकोरन है ये, आदि बंदरगाह एवं पोताश्रय हैं। पश्चिमी तट पर पोरबंदर, मांगरोल, सूरत, माहिम, मुंबई, जयगढ़, रत्नागिरी, देवगढ़, मालवन, मंगलौर, तेलीचेरी, कोझिकोड, कोच्चि यानी कोचीन, एलेप्पी, तिरुवनंतपुरम आदि प्रमुख बंदरगाह और पोताश्रय स्थित हैं, जहाँ पर मछली पकड़ने का बहुतायत में कार्य किया जाता है। इसके बाद में आता है उत्पादन व व्यवसाय व्यापार। देखिए बच्चों, मछलियों का उत्पादन कितना होता है और कितना हम व्यापार करते हैं। तो भारत में मछली एवं समुद्री उत्पाद में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत का मत्स्य उत्पादन में चीन जो 2012-13 में 570 लाख टन के बाद दूसरा स्थान है हमारे भारत का, किंतु देश में जल संसाधनों के अनुपात में मछली उत्पादन बहुत कम है। हमारे देश में जल संसाधन यानी जल की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन मछली का उत्पादन फिर भी कम है। सामुद्रिक मछली का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश में 18.08 लाख टन, पश्चिम बंगाल में 14.09 लाख टन, गुजरात में 7.86 लाख टन, केरल में 6.33 लाख टन, तमिलनाडु में 6.20 लाख टन, महाराष्ट्र में 5.79 लाख टन, कर्नाटक में 5.75 लाख टन, उड़ीसा में 4.10 लाख टन मछली उत्पादक राज्य हैं। भारत में 2001-2002 में 59.60 लाख टन, 2012-13 में 90.4 लाख टन तथा 2013-14 में 95.80 लाख टन मछलियाँ पकड़ी गई हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अब अगला टॉपिक है हमारा जल संसाधन। देखिए जल संसाधन ये तो हो गया मत्स्य संसाधन था। अब है जल संसाधन कि हमारे भारत में जल कहाँ कहाँ और कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है। मानव जल का उपयोग पेयजल यानी पीने के लिए, दैनिक कार्यों, निर्माण कार्यों, भवन निर्माण वगैरह, सिंचाई, खेतों में पानी देना, उद्योग और परिवहन आदि कार्यों में करता है। जल का महत्व इस बात से और अधिक बढ़ जाता है कि यह एक अनिवार्य, सीमित और अति संवेदनशील संसाधन है। मानव का कोई भी कार्य, पर्यावरण की कोई भी प्रक्रिया जल के बिना संभव नहीं है। जल का कोई भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। यानी बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो मानव की बिना जल के संभव नहीं है। ये बच्चों देखिए एक मानचित्र दिया हुआ है जिसमें भारत की नदी जल बेसिन बताया गया है। भारत की नदियों के बारे में बताया गया है, जो कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र आता है। तो देखिए बच्चों, जो ज़्यादा डार्क है वो तो पश्चिमी प्रवाह क्षेत्र है और जो कम हल्का हल्का है वो पूर्वी प्रवाह क्षेत्र है। तो देखिए बच्चों, ये जो पश्चिमी प्रवाह क्षेत्र है वो देखिए यहाँ से शुरू होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड से ये हरियाणा में होते हुए मध्य राजस्थान में होते हुए ये गुजरात, गुजरात से ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ये कर्नाटक में आता है, कर्नाटक से ये तट के सहारे सारे ये केरल, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो कहने का मतलब जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वो पश्चिमी प्रवाह क्षेत्र है और जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो पूर्वी प्रवाह क्षेत्र है। तो देखिए ये सबसे बड़ा है गंगा नदी बेसिन है ये, इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन,
इसके बाद में ब्राह्मी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ये नदियाँ इधर गिरती हैं। इसके बाद में इधर देखें तो साबरमती है, माही, लूनी, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियाँ इधर गिरती हैं अरब सागर में। तो इनका ये प्रवाह क्षेत्र है, नदी बेसिन क्षेत्र है, जो धरातलीय जल के संदर्भ में आता है। और हमारे भारत में इस तरीके से ये नदियों का प्रवाह फैला हुआ है। आगे देखिए। तो देखिए बच्चों, मानव के लिए आवश्यक जीवनदायी संसाधनों में वायु के बाद जल का द्वितीय स्थान है। मानव के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वायु का है, जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु ऑक्सीजन। उसके बाद जल का आता है, जो प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। जल बिना जीवन असंभव है, संभव ही नहीं है जल के बिना। जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है, जो धरातलीय और भूमिगत जल के रूप में प्राप्त किया जाता है। हम धरातल पर करते हैं, जो नदी, नालों, नहरों, तालाबों और एक भूमि के अंदर बोरिंग कर करके हम ट्यूबवेल या नलकूप या समर पंप से बाहर निकालते हैं। तो हम इसी तरीके से जल प्राप्त करते हैं। भारत में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जून से सितंबर यानी 3 से 4 माह में ही ये वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा, वितरण और अवधि अनिश्चित होने से हमारे भारत में सभी जगह पर समान रूप से वर्षा नहीं होती है। तो अनिश्चित होने पर प्रति वर्ष वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है, असमानता बनी रहती है। अब आता है भारत में जल संसाधन की उपलब्धता, कि भारत में जल संसाधन कितना उपलब्ध है। तो देखिए, जल एक चक्रीय संसाधन है, इसका चक्र चलता रहता है, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से ढका है। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% पानी, धरातल जो है, भूमि है, वो पानी से ढकी हुई है, जो मुख्यतः लवण यानी खारा है। कुल जल का केवल 3% भाग ही अलवणीय, यानी हमारे संपूर्ण जल में से मात्र 3% भाग ही मीठा है, जिसमें से भी बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समयानुसार भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसके बाद देखिए बच्चों, भारत में विश्व के 2.45% भूभाग पर 4% जल संसाधन एवं 17.5 मानव संसाधन यानी मानव जनसंख्या पाई जाती है। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भाग है? 2.45% आता है पृथ्वी का, और उस पर 4% तो जल संसाधन है, और उस पर जनसंख्या कितनी रहती है? 17.5। भारत की विशालता और स्थलाकृतिक भिन्नता के कारण जल की उपलब्धता में अत्यधिक अंतर दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। भारत में जल के 2 स्रोत हैं, एक तो धरातलीय जल है और एक है भूमिगत जल। तो इसमें देखिए, धरातलीय जल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वर्षा जल का मूल स्रोत है। भारत में 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र पर प्रतिवर्ष औसतन 108 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षण यानी वर्षा प्लस हिमवर्षा यानी बर्फ का गिरना से मिलकर बना है। इससे भारत को 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। इसमें से 1869 घन किलोमीटर जल नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों व अन्य जलाशयों द्वारा धरातलीय जल के रूप में प्राप्त होता है, और 1441 घन किलोमीटर जल बाष्पीकरण और मिट्टी में नमी के रूप में चला जाता है। असिंचित क्षेत्रों में इसी नमी से ही कृषि की जाती है। जहाँ पर सिंचाई नहीं होती, तो वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों से ही सिंचाई की जाती है। शेष 790 घन किलोमीटर जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जो मिट्टी के रंध्र और चट्टानों की दरारों में संचित हो जाता है।
इसके बाद में दूसरा धरातलीय जल, वह जल जो वर्षण यानी वर्षा द्वारा नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों और नालों से प्राप्त होता है, धरातलीय जल कहलाता है। भारत के जल स्रोतों में नदियां सर्वप्रमुख हैं। भारतीय नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों और नालों से लगभग 1869 घन किलोमीटर जल राशि प्राप्त होती है। उच्चावच मिट्टी की प्रकृति और जलवायु की असमानता के कारण यह संपूर्ण जल राशि सिंचाई के लिए प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें से 690 घन किलोमीटर नदी जल सिंचाई के काम आ सकता है बस, किंतु संसाधनों के अभाव में कुल क्षमता का लगभग 60% जल ही प्राप्त किया जा रहा है हमारे भारत में। भारतीय नदियों में कुल प्राप्त जल का 60% हिमालय क्रम की नदियाँ जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में, और 16% मध्य भारत की नदियाँ जिसमें नर्मदा, ताप्ती और महानदी में, तथा शेष 24% भाग दक्षिणी भारत की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में प्रवाहित होता है। यहाँ भारत की प्रमुख 10 नदियाँ और उनकी लंबाई और उनके अब्बा क्षेत्र का विस्तार सारणी 16.1 में दर्शाया गया है। ये हम सारणी देख सकते हैं बच्चों भारत की प्रमुख नदियों का। तो देख सकते हैं सबसे लंबी नदी हमारे भारत की गंगा नदी है जो 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, जिसका अब्बा क्षेत्र 1,62,62 वर्ग किलोमीटर है और भारत में इसका है 8,61,452 भारत में। इसके बाद में यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी नदियों को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो इसके ये प्रमुख क्षेत्र हैं और इनकी लंबाई दे रखी है। जो बच्चों ब्रह्मपुत्र की लंबाई दे रखी है ये तिब्बत में होकर के आती है, तो इसकी पूरी लंबाई तिब्बत वाली दे रखी है। ऐसी सिंधु की दे रखी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में बच्चों अगला टॉपिक आता है धरातलीय जल का उपयोग। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।